क्या आपको लगता है कि इंटीरियर डिजाइनर्स को कभी ओवर प्राइस्ड डेकोरेटर समझा जाता है? आजकल लोग इंटीरियर डिज़ाइनर्स की रेलेवेंस समझ गए हैं। ये कंसेप्ट था पहले इनिशियली आई वुड से रादर 15-20 साल पहले लोग ऐसा समझते थे। एंड व्हाई डू यू थिंक कि जेनजीज अपने रूम से बहुत इमोशनली अटैच्ड हैं और उनका पर्सनल स्पेस जो रूम में है, हाँ, जैसे हाँ। कुछ कुछ कॉर्नर्स होते हैं वो उनका बहुत पर्सनल स्पेस रहता है। ज़ेन ज़ी की बात करें तो आई थिंक ये वो जनरेशन है जिन्होंने कोविड में काफ़ी समय घर बिताया था। जी। तो उनके टीनेज या ग्रोइंग अप डेज़ में ये एक बहुत इम्पोर्टेंट और एक इंसेपरेबल पार्ट था। तो ड्यूरिंग देयर ग्रोइंग अप डेज़ दे लर्न टू स्पेंड टाइम अलोन। आपको क्या ऐसा लगता है कि एक मेसी रूम एक मेसी माइंड का साइन है? आई थिंक ये एक पहले कॉन्सेप्ट होता था कि अगर आपका घर ऑर्गेनाइज नहीं है तो आप भी ऑर्गेनाइज नहीं रह सकते। ये एक बड़ी पुरानी सेइंग है। तो मैं इसको 100% अपोज नहीं करूंगी, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि अगर प्रोडक्टिविटी उस मेसी एनवायरनमेंट में आ सकती है तो इट्स नो हार्म। सो जो भी स्टूडेंट्स इंटीरियर डिज़ाइन प्रोग्राम को आज ज्वाइन करने आ रहे हैं, तो वो कौन से चैलेंजेस हैं जो उनको फेस करने पड़ेंगे? अच्छा, सबसे पहले तो इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्स में जो स्टूडेंट्स आते हैं उनका एक बड़ा कॉमन सा मिथ होता है कि ये Hello and welcome to another episode of the Shivam podcast. Today we have Mrs. Varsha Bhatnagar with us. She is a educator and very well-known interior designer. हम आज वो सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जो हमारे घर को खूबसूरत बनाते हैं। हमने अपना घर तो बना लिया है, लेकिन क्या जो स्पेस में हमने फर्नीचर रखा है, क्या वो फर्नीचर सेटिस्फाइंग है? क्या हमारे बेड के पीछे की जो दीवार का कलर है, क्या वो बहुत पीस दे रहा है हमारे रूम में? हम लोग सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे घर को एक खूबसूरत बना सकता है, और जो हमारी चीज़ें हमारे घर में हैं, क्या वो हमें हमारे स्पेस को एक पूरा कंप्लीट करके दे रही हैं या नहीं। तो कैन वी ऑल प्लीज वेलकम मिसेस वर्षा भटनागर। हेलो मैम। हेलो मिस्टर शिवम, हाउ आर यू? आई एम गुड मैम, हाउ आर यू? आई एम आल्सो फाइन। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। गुड टू बी हियर। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू मैम। थैंक यू सो मच। ओके, आई विल स्टार्ट विद, क्या आपको लगता है इंटीरियर डिज़ाइनर्स को कभी ओवर प्राइस्ड डेकोरेटर समझा जाता है? आजकल लोग इंटीरियर डिज़ाइनर्स की रेलेवेंस समझ गए हैं। ये कंसेप्ट था पहले इनिशियली आई वुड से रादर 15-20 साल पहले लोग ऐसा समझते थे। लेकिन आजकल लोग ये समझ गए हैं कि डिज़ाइनर्स जब स्पेस डिज़ाइन करते हैं तो वो एक पूरा एक एक कंप्लीट पैकेज होता है जिसमें कि सर्कुलेशन बहुत प्रॉपर्ली प्लान्ड होता है, लाइटिंग बहुत प्रॉपर्ली प्लान्ड होती है, फंक्शनैलिटी जो है स्पेस की ज़्यादा अच्छे से प्लान करी हुई होती है। या मतलब वी जस्ट डोंट प्लान स्पेसेस, वी प्लान इमोशंस इन अ रेजिडेंस। ओके। क्योंकि हर एज ग्रुप की ना अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। पहले जो डेकोरेटर्स का काम होता था बेसिकली कि खाली घर के अंदर फर्नीचर रख दिया या कर्टन्स रख दिए। अब वी एज डिज़ाइनर्स सी कि सारा घर जो है एक एक्सपीरियंस हो, कि एक प्लेजेंट फीलिंग हो या एक पीसफुल एक होम की सराउंडिंग हो। या तो ये एक कॉन्सेप्ट जो है आजकल डेवलप हुआ है। ओके। एंड व्हाई डू यू थिंक कि जेनजीज अपने रूम से बहुत इमोशनली अटैच्ड हैं और उनका पर्सनल स्पेस जो रूम में है, हाँ, जैसे हाँ। कुछ कुछ कॉर्नर्स होते हैं वो उनका बहुत पर्सनल स्पेस रहता है? पर्सनल स्पेस होता है, राइट। या अगर ज़ेन ज़ी की बात करें तो आई थिंक ये वो जनरेशन है जिन्होंने कोविड में काफ़ी समय घर बिताया था। जी। तो उनके टीनेज या ग्रोइंग अप डेज़ में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक इंसेपरेबल पार्ट था। तो ड्यूरिंग देयर ग्रोइंग अप डेज़ दे लर्न टू स्पेंड टाइम अलोन। तो जो वो एक मी टाइम था, जब उनको एक ऑनलाइन क्लास के लिए एक सिस्टम चाहिए होता था, एक माइक या चाहिए होता था, इससे उन लोगों को एक पर्सनल स्पेस का हैबिट हो गया, आई वुड रादर से। तो कुछ सिचुएशंस ऐसी हो गई कि इस जनरेशन को, जो हम जेन ज़ी कहते हैं, इनको अपना एरिया बहुत पसंद आने लगा। हाँ जी। क्योंकि जब तक उनकी क्लास चलती थी उनको पेरेंट्स भी डिस्टर्ब नहीं करते थे, कोई उनके रूम में नहीं जाता था। राइट। तो उनको एक अपना एक मी स्पेस की हैबिट हो गई। एंड पर्सनली स्पीकिंग हर चीज़, मतलब उनकी जनरेशन में अगर हम देखें, हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है। मार्केट जाने की या परचेजिंग करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। हाँ इफ़ जी। दे मूव आउट ऑफ द हाउस इट इज़ फॉर एन एक्सपीरियंस, या फिर दे मूव आउट फॉर प्लेजर, फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहे हैं, या कॉलेज जाना है किसी रीज़न से, या तो वो जा रहे हैं। अदरवाइज़ वो अपने घर में अपने कोकून में बड़े खुश हैं। और फिर उनका जो स्पेस है वो बड़ा ही सुंदर डिज़ाइन कर लेते हैं। आज मतलब आई थिंक एक जो जेन ज़ी आजकल ऐसी है, इसका एक बड़ा वजह जो मिलेनियल्स हैं, हाँ जो जी। उनके पेरेंट्स हैं,
वो भी हैं, क्योंकि जो उससे पहले की जनरेशन थी तब तक इकोनॉमिक बूम नहीं आया था। अब इंडिया में इकोनॉमी ने इतना ग्रो करा है कि जो बच्चे हैं दे एक्चुअली एसेट्स फॉर देयर पेरेंट्स। और मेरे ख्याल से आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों को इतना कुछ दे रहे हैं जो शायद प्रीवियस जनरेशन्स ने नहीं दिया था। तो वो उस मतलब जनरेशन क्या है जिन्होंने कंफर्ट भी देखा है और उन्होंने सिर्फ कंफर्ट देखा, लाइफ देखी, ग्रो कर रहे हैं, अपने आइडियाज़ को इजीली एक्सप्रेस कर रहे हैं, जॉब करनी है नहीं करनी है, काम करना है नहीं करना है, इट्स द चॉइस। तो इसलिए इनका वो पर्सनल स्पेस इतना पर्सनलाइज्ड हो गया कि उनको हर चीज़ स्पेसिफिक चाहिए। ओके, एंड डू यू थिंक कि जेंजीज के बेडरूम आजकल दे लुक लाइक मोर ऑफ अ कैफेज, थेरेपी रूम, मेडिटेशन रूम? एक जो नॉर्मल बेडरूम होना चाहिए वो ऐसा नहीं हो रहा है, बट वो एक कैफ़े की तरह उसको दिखाना चाह रहे हैं। आई थिंक कि ये एक अच्छा कंसेप्ट है रादर, क्योंकि पहले जो लोग थे वो बेडरूम्स में ना ब्राइट लाइट्स पसंद करते थे। हाँ जी। आजकल इवन इफ़ आई रेफ़र कि अगर हम किसी जेनजी के रूम में हम जा रहे हैं तो वो लोग प्रेफर करेंगे कि लाइट्स डिम ही रहने दो। राइट राइट अगर दे आर वर्किंग इन ऑरेंज लैम्प्स या सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो डिम लाइट्स है, या उन्होंने जो एक्सेंट लाइट्स लगाई हुई है, लैम्प्स लगाए हुए हैं, पेडेस्टल कोई लैम्प लगाया हुआ है या कोई पेंडेंट लाइट लगाई हुई है, तो वो चाहेंगे कि वही ऑन रहे और हम उसी में काम करते रहें। राइट मतलब इफ़ आई टॉक ऑफ माई सन, अगर मैं उसके रूम में जाके ब्लाइंड्स खोल देती हूँ और विंडो से जो सनलाइट आती है, कहते हैं मम्मा अच्छा तो लग रहा है कमरा, आपको क्यों मतलब व्हाई डू यू वांट टू ओपन इट। तो ये एक परसेप्शन का फ़र्क आया है। पर फिर भी ये जो आज की जनरेशन है दे लव ग्रीनरी, कि अगर उनके रूम के साथ अटैच बालकनी है तो प्रेफर करते हैं कि बालकनी में प्लांट्स हो, एक एस्थेटिक सी चेयर रखी हो जिस पे हम जा कर के बैठ जाएं। अगर हमें ब्रेकफास्ट करना है या कॉफ़ी पीनी है तो हम बाहर जा कर के बैठ जाएं। तो आई थिंक जेंजीज एक कॉम्बिनेशन में जीते हैं कि जब उन्हें वेंटिलेशन चाहिए दे मूव आउट, अदरवाइज दे आर वेरी कंफर्टेबल इन देयर ओन रूम। इसलिए हाँ जी, नहीं आप बोलिए, सॉरी। इसलिए उन्हें लगता है कि हमारा जो रूम है वो एक पूरा एक एस्थेटिक वाइब देता है। एक्चुअली इट गिव्स वाइब्स, क्योंकि उन्हें ये भी समझ आ गया है कि क्लटर्ड रूम आर नॉट गुड। राइट तो वो अपने रूम को, अपने टेबल को, अपने स्टडी एरिया को बड़ा अनक्लटर्ड करके रखते हैं। अब उनका जो बेड है वो बड़ा नीट सा बना हुआ होता है, उनकी जो वार्डरोब है उसमें कपड़े मतलब आई मीन हैंगर्स पे लगे होंगे या शेल्फ में रखे हुए तो बड़े तरीके से रखे हुए होंगे। तो आजकल थोड़ा कुछ सिस्टम भी हो गया है और जेंजीज जिस एरा में बड़े हुए उन्हें समझ आ गया कि डिज़ाइनिंग मेक्स योर लाइफ कंफर्टेबल। राइट आपको क्या ऐसा लगता है कि एक मेसी रूम एक मेसी माइंड का साइन है? आई थिंक ये एक पहले कॉन्सेप्ट होता था कि अगर आपका घर ऑर्गेनाइज नहीं है तो आप भी ऑर्गेनाइज नहीं रह सकते। ये एक बड़ी पुरानी सेइंग है। तो मैं इसको 100% अपोज नहीं करूँगी, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि अगर प्रोडक्टिविटी उस मेसी एनवायरनमेंट में आ सकती है तो इट्स नो हार्म। ओके जैसे अगर इफ़ समबडी इज़ वर्किंग अर्ली इन द मॉर्निंग, लेट्स से कि कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वर्क फ्रॉम होम अभी भी चल रहे हैं, अगर उसके पास सुबह टाइम ही नहीं है, उसको 7 बजे अपने सिस्टम पे लॉगिन करना है, रात की उसने शीट फोल्ड नहीं करी है, या पानी की बॉटल पड़ी हुई है या ग्लास पड़ा हुआ है या टैबलेट की डब्बी पड़ी हुई है, तो वो उसे हटाने से बेटर है कि वो अपना मैं ऑफिस के टाइम पे लॉगिन कर ले। तो अगर मेसी है लेकिन इट्स नॉट अफेक्टिंग योर लाइफ स्टाइल। हाँ, अगर आपको ऐसे में अगर अपना स्पेक्स ढूंढना है, उसमें दिक्कत हो रही है, या आपने रात में कुछ सामान इधर उधर रख दिया जो आपको नहीं मिल रहा, तब द मेस नीड्स टू बी अरेंज्ड। ओके एक जो क्लास होती है, रिच क्लास, एलीट क्लास जिसे हम बोलते हैं जी, वो पीसफुल होम्स बनवाते हैं या इम्प्रेसिव होम्स बनवाते हैं? यहाँ पे मैं वापस एक ओल्ड सेइंग पे जाऊँगी कि जो ऑलरेडी रिच हैं, जो जनरेशन से रिच हैं, दे डू नॉट नीड टू शो देयर वेल्थ। एक्चुअली दे डू नॉट नीड टू शो देयर वेल्थ। जो लग्जूरियस लाइफस्टाइल्स में रहते हैं वो अपने होम्स में इतना कंफर्टेबल हैं कि उनको लोगों को इम्प्रेस करने के लिए घर नहीं बनवाना है। वो लोग अपना घर बनाते हैं जहाँ उन्हें पीस मिले, सुकून मिले, नेचर से वो बात कर सकते हैं। सुबह अपने रूम के कर्टन्स हटाएंगे तो सामने बालकनी होएगी या गार्डन होगा जिसमें वो बैठ के आराम से रिलैक्स कर सकते हैं। तो व्हाट आई फील कि जो एलीट होम्स होते हैं उसके अंदर जो डिज़ाइनिंग का कॉन्सेप्ट होता है वो मिनिमलिस्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि दे वांट एवरीथिंग शुड बी कवर्ड, एवरीथिंग शुड बी इनसाइड, हिडन, जो बाहर वही चीज़ दिखे जो एक्चुअली उनके माइंड को पीस देती है। तभी वार्डरोब्स पहले बेडरूम का एक इंसेपरेबल पार्ट होती थी। इफ़ यू रिमेंबर, अगर आप अपने बचपन में जाएंगे तो आप देखेंगे बेडरूम के अंदर वार्डरोब होती थी। आजकल उस बेडरूम के अंदर से वार्डरोब भी हटा दिया।
वॉक इन वार्डरोब्स अलग से बनने लगी हैं राइट, कि एग्जैक्टली। आप अगर बेडरूम का डोर स्लाइड करेंगे तो पीछे की तरफ पूरी आपकी वार्डरोब है। हाँ जी। तो इवन दे आर कंसिडरिंग कि आपके जो क्लोथ्स हैं, जो वार्डरोब्स हैं, दे आर नॉट टू बी डिस्प्लेड। मतलब आई सी अ मेजर शिफ्ट इन चेंज ऑफ डिजाइनिंग नाउ। राइट, 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 राइट। और ये जो लग्जरी होम्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इनके घरों में सबसे ज़्यादा फेक चीज़ क्या लगती है जो दूर से देख के एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर आप बता सकते हैं? फेक चीज़ बोले तो वैसे तो मुझे नहीं लगता कि फेक चीज़ है, लेकिन हाँ, जो लॉबी एरिया होता है उसमें ये लोग डेफिनेटली आई मीन काफ़ी ज़्यादा डेकोर करते हैं, काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग करते हैं। समटाइम्स आई फील कि इसको ये ओवर प्ले करें। आई मीन इतना ज़्यादा लाइटिंग या इतना ज़्यादा डिज़ाइनर फर्नीचर की ज़रूरत नहीं है। जस्ट 1 और 2 स्टेटमेंट फर्नीचर पीसेस कैन ऐड दैट ग्लैमर। ओके। और कई बार जैसे मैंने बोला कि द पीपल हु हैव एक्वायर्ड न्यू वेल्थ tries to show everything in a minimum area, तो वो हमें अवॉइड करना चाहिए। या। I mean recently I visited a clinic of a doctor, तो उन्होंने अपने वेटिंग एरिया के अंदर I do not know how many lighting and how many panels had he had. I mean इतनी ज़्यादा लाइट थी कि हर पेशेंट वहाँ पे जो वेटिंग में बैठा था he was feeling uncomfortable। तो यहाँ पे मैं सोचती हूँ कि ये डिज़ाइनर की फॉल्ट है कि कई बार क्लाइंट को भी नहीं पता होता एग्जैक्टली। कि है ना, तो हमें क्लाइंट को बताना पड़ता है कि ओवर यूज ऑफ एनीथिंग कैन बी अ डिजास्टर। या, राइट। वो तो क्लाइंट को पता नहीं है, वो डिज़ाइनर ही बताएगा। हाँ, राइट। लेकिन कई बार ना क्लाइंट की बात सुननी पड़ती है बिकॉज इट्स लाइक कि अगर क्लाइंट कह रहा है कि मुझे ऐसा चाहिए तो फाइन, अल्टीमेटली ही इज द एंड यूजर। हम लोग डिजाइन करके साइड हो जाते हैं, मतलब ही गो डेफिनेटली एंड ही इज द वन हु विल बी लिविंग इन दैट स्पेस फॉर इयर्स। या। तो हम सोचते हैं चलो ठीक है, हमारा काम है इनको बोलना, पर कई बार लोग सुन लेते हैं एंड दे अंडरस्टैंड कि वी हैव बीन ट्रेन्ड इन दिस फील्ड एंड वी कैन डेफिनेटली मेक दिस स्पेस इनटू अ बेटर लिविंग स्पेस। एक्सपर्ट्स की सुननी चाहिए। हाँ, सुननी चाहिए, लेकिन हाँ 10% 20% आप अपना भी बता सकते हैं। यू कैन डेफिनेटली गिव योर रिक्वायरमेंट्स कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, मुझे इस तरीके का डेकोर चाहिए। जी, राइट, बिल्कुल। वैसे भी अगर हम किसी का घर या ऑफिस स्पेस डिज़ाइन करने जाते हैं, नॉट कमर्शियल स्पेस, दे आर मोर प्रोफेशनल। कमर्शियल स्पेस को हमें डिज़ाइन करना है तो वो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से डील करते हैं। हमें दिक्कत आती है जब हम रेजिडेंसेस डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट जनरेशन्स होती हैं, हर एक की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है, हर एक का अपना एक परसेप्शन होता है। और प्लस ये लोग इंस्टा से इतनी इमेजेस पिंटरेस्ट से निकाल के रखते हैं, मुझे ऐसा 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 चाहिए। तो वी डिज़ाइनर्स आर नॉट देयर फॉर जस्ट एग्जीक्यूशन। हम लोगों को आपने हायर किया है तो जस्ट गिव अस स्पेस, हम आपको शायद एक बेटर वर्जन या बेटर ऑप्शन दे देंगे। कई बार ऐसा भी होता है जब क्लाइंट को हम साइट हैंड ओवर करते हैं तो दे आर लाइक वाओ, हमने तो ये सोचा ही नहीं था कि इसका ये इम्पैक्ट निकल करके आएगा। अच्छा, आप लोगों को खुद नहीं लगता है कि ऐसा ये निकल पाएगा? नहीं, हमें तो लगता ही है एज अ डिज़ाइनर, बट वो क्लाइंट कई बार अपने आइडियाज़ पे इतने स्टिक करे हुए होते हैं कि हमें उनको मूव करने में टाइम लगता है। ओके। तो इनिशियली व्हाट वी डू इज हम उनकी बात सुन लेते हैं, हाँ ठीक है आपको ऐसा चाहिए, ओके ओके ओके। सेकेंड टाइम में हम उन्हें बताते हैं कि नहीं आप ये वर्जन भी ट्राई करो या फिर दिस डिज़ाइन ऑल्सो। एंड थैंक्स टू ऑल दीज 3Ds, आजकल सॉफ्टवेयर इतने बढ़िया आ गए हैं कि हम लोग अगर 3D बना करके क्लाइंट को दिखा देते हैं पहले कि आपका रूम बन के ऐसा लगेगा, दे आर मोर देन हैप्पी। या, है ना, पहले नहीं पूरा था ऐसा? पहले ऐसा नहीं था, पहले लोग हाथ से ड्राफ्टिंग करते थे। When I started my career, people used to draft, they used to sketch. तो हम लोग अपनी स्केच बुक भी रखते थे, जो भी आइडिया आता था फौरन स्केच कर लेते थे। ओके। इवन अभी भी बहुत सारे डिज़ाइनर्स हैं जो हैंड स्केचिंग को फोकस करते हैं, क्योंकि अगर आपको रात में कोई आइडिया क्लिक किया सोने से पहले, तो उस वक्त में रात में अगर आपको स्केचिंग करनी है, कुछ आइडिया आए, तो इट्स बेटर टू ऑलवेज स्केच। और अभी भी बहुत सारे डिज़ाइनर्स हैं जो अपने इंटर्न्स को या अपने एम्प्लॉयज़ को कहते हैं कि जो तुम्हारी स्केच बुक है, ब्रिंग दैट स्केच बुक ऑल्सो, क्योंकि उनके लिए जो एक आइडिया है ना, इट कुड बी अ मिरेकल ऑल्सो। ओके। एंड अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज एन आइडियल डेफिनेशन ऑफ एन एलीट होम? आइडियल डेफिनेशन ऑफ एन एलीट होम कुछ ऐसा होना चाहिए जो मेंटली रिलैक्सिंग हो, जो मिनिमलिस्ट ट्रेंड पे फॉलो करता हो। कोई भी ऐसा कमरा जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डिज़ाइन एलिमेंट है आपको कंफ्यूज करेगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें घर में सजा दी हैं, लेट्स से बहुत सारी पेंटिंग्स, बहुत सारी एक्सेसरीज, या बहुत सोफे पे बहुत अलग अलग तरीके के कुशंस लगा दिए, तो वो आपके दिमाग को कंफ्यूज करेगा। आप किसी एरिया में आए हैं रिलैक्स करने के लिए, लाइक रेजिडेंसेस आर मेंट टू बी फॉर रिलैक्सेशन,
या अगर आप वहाँ आकर के आपका माइंड पजल हो रहा है या आपका Exactly. मल्टीपल जगह ध्यान जा रहा है, राइट राइट, चीज़ें ऐसी डिज़ाइन भी होनी होनी चाहिए कि सारी चीज़ें एक साथ ब्लेंड करें। लाइक लेट मी गिव एन एग्जांपल ऑफ होटल लॉबी। अगर हम होटल लॉबी में जाते हैं तो वहाँ एक सेंटर पीस रखा होएगा, फ्लावर अरेंजमेंट होएगा, एक बड़ा फ्लोर डिज़ाइन होएगा, है ना, और फिर बाकी सारी चीज़ें उसमें धीरे धीरे सबमर्ज हो जाती है। अगर मैं बहुत ज़्यादा लाउड चीज़ें हर जगह लगा दूँ, लेट्स से कि मैंने एक सोफे पे बहुत कलरफुल कुशन्स रख दिए, उसके साथ में एक बड़ा ब्राइट सा वार्डरोब रख दिया, उसके साथ में बड़े सारे एक वार्डरोब, एक अलमारी बना दी है जिसके अंदर बड़े सारे स्कल्पचर्स रख दिए, जी तो मेरा ध्यान हर तरफ जा रहा है। तो एग्जैक्टली दिमाग को, जैसे कई बार हम कहते हैं ना कि अगर दिमाग को सुकून देना है तो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनो। राइट जब हम एग्जीबिशंस में जाते हैं, जैसे वी बीइंग डिज़ाइनर्स ऑफन गो टू एग्जीबिशंस, तो वहाँ पे कोई म्यूज़िक जो प्ले होता है वो लिरिक्स वाला नहीं चलता, क्योंकि जब लिरिक्स आ जाते हैं तो हमारा ब्रेन इन्वॉल्व हो जाता है। करेक्ट तो बिना लिरिक्स के जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक चलता है ना, तो डिज़ाइनिंग वैसी होनी चाहिए, बिल्कुल Wow. काम एंड सीरीन, कि ग्रेजुअली आपके सेंसेस को सूद करे। नाइस तो ये हमारा एक बेसिक डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट होता है। या बहुत अच्छे से समझाया आपने, वेरी थैंक यू सो इम्प्रेसिव मच। तो जैसे आपने अपने होटल्स और लग्जरी स्पेसेस की बात करी, तो ये लोग इंटेंशनली ह्यूमन साइकोलॉजी को मैनिपुलेट करते हैं मतलब। इसमें गलत भी नहीं है मेरे ख्याल से, हाँ ऑब्वियसली गलत है ना। नहीं पीपल आर है। पेइंग टू गेट रिलैक्स्ड, राइट पीपल आर पेइंग देम आई मीन हेफ्टी अमाउंट, जो आजकल होटल के प्राइसेस हैं, इट्स रॉकेट हाई। हाँ जी और लोग वेकेशन मनाने जाते हैं रिलैक्स करने के लिए, तो वहाँ जाते के साथ, आई मीन इवन व्हेन आई वेंट टू, अभी रिसेंटली हम भारत मंडपम गए थे, तो जब हमने पार्किंग में गाड़ी लगाई तो तेज़ गर्मी थी। जैसे ही हम उस अरीना में एंटर हुए, एक अलग म्यूजिक चल रहा था, पानी, वाटर बॉडीज बड़ी अच्छी थी, राइट राइट फ्रेग्रेंस, रूम फ्रेशनर्स बड़े अच्छे थे, जो लाइटिंग थी वो बड़ी सूदिंग लाइटिंग थी, फर्नीचर बड़ा अच्छा था, मिनिमलिस्ट फर्नीचर था। तो ये जो एक हमें घर से डिफरेंट आउट फील मिलती है वहाँ पे, तो डेफिनेटली दे आर मैनिपुलेटिंग एंड दे आर यूजिंग ह्यूमन इमोशंस, या एंड इट इज़ ऑल्सो एक्चुअली अ स्टडी। दे आर क्रिएटिंग लग्जरी स्पेसेस, तो वो आपको डेफिनेटली, आजकल रिच होम्स भी उतना ही होटल वाला लुक दे रहा है, तो होटल्स हैव टू मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट कि वो अब जो ये रिच एलीट होम्स हैं इनसे बेटर कैसे होएगा। तो वो होटल स्वीट्स जो बनाते हैं उनको ग्रैंडर एंड ग्रैंडियोर से भरा हुआ बनाते हैं। या तो द रीज़न इज़ दैट ओनली कि घर से हट कर के एक अलग एक्सपीरियंस मिले। राइट मैम या तो डेफिनेटली पीपल को जैसे जैसे अवेयरनेस आ रही है, नॉर्मल पीपल और ऑल्सो गेटिंग अवेयर ऑफ डिज़ाइनिंग, हर चीज़ वो अपने घर में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली होटल्स हैव टू मैनिपुलेट एंड हैव टू थिंक अहेड ऑफ दीज या नेक्स्ट जनरेशन या पीपल। एग्जैक्टली। सो जो भी स्टूडेंट्स इंटीरियर डिज़ाइन प्रोग्राम को आज ज्वाइन करने आ रहे हैं, तो वो कौन से चैलेंजेस हैं जो उनको फेस करने पड़ेंगे? अच्छा, सबसे पहले तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग कोर्स में जो स्टूडेंट्स आते हैं, उनका एक बड़ा कॉमन सा मिथ होता है कि ये एक ड्राइंग से रिलेटेड सब्जेक्ट है। ओके और जब हम इंटरव्यूज़ लेते हैं या ज्यूरी में होते हैं, तो उनका पहला रिएक्शन होता है, मैम मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है या मेरी स्केचिंग बहुत अच्छी है। नाउ हियर दे नीड टू अंडरस्टैंड कि इंटीरियर्स इज़ नॉट अबाउट ड्राइंग ओनली, इट इज़ नॉट अबाउट स्केचिंग, इट इज़ नॉट अबाउट कलरिंग, इट इज़ अबाउट टेक्निकल ड्राइंग। जो अब देखिए कि जैसे अगर कोई घर बना रहा है या ऑफिस प्लान कर रहा है, आपका एक डिज़ाइन कॉन्सेप्ट है, बट द अगला पर्सन इज इन्वेस्टिंग लैक्स एंड क्रोर्स ऑफ रुपीज़ ऑन दैट, सो यू हैव टू मेक अ मास्टरपीस कि भाई अगले का पैसा खराब ना हो। करेक्ट। और इंटीरियर डिज़ाइनिंग में अगर हम सिर्फ स्पेस प्लान नहीं करते हैं, हम सर्कुलेशन स्पेस प्लान करते हैं, देन वी प्लान फर्नीचर लेआउट्स, इसके बाद हम इलेक्ट्रिकल डायग्राम्स बनवाते हैं, इलेक्ट्रिकल लेआउट्स बनते हैं, देन प्लम्बिंग लेआउट्स बनते हैं। जैसे अगर मुझे किसी एरिया को रेस्टोरेंट में बनाना है तो मुझे वहाँ पे ड्रेनेज पाइपलाइन डालनी पड़ेगी, फ्रेश वाटर पाइपलाइन डालनी पड़ेगी, लाइटिंग प्लान करनी पड़ेगी, फॉल सीलिंग प्लान करनी पड़ेगी, और अगर मेज़नाइन फ्लोर है या एक एक्स्ट्रा स्टेयरकेस है तो स्टेयरकेस पे क्या लगेगा, कैसी फ्लोरिंग होगी, मतलब एवरीथिंग हैज़ टू बी कैलकुलेटेड एंड वेल प्लान्ड। ओके इसलिए इंटीरियर डिज़ाइनिंग का जो मिथ था कि इट इज़ ऑल अबाउट कलरिंग एंड मेरी ड्राइंग अच्छी है, उससे हट करके ये फार हो गया। वो बच्चों को समझ आ जाता है टिल दे रीच सेकेंड ईयर में दे गो फॉर इंटर्नशिप, तो उन्हें समझ आ जाता है कि भाई ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग खाली ड्राइंग स्केचिंग से हट के काफ़ी कुछ है। काफ़ी चैलेंजेस और फेस करने पड़ते हैं उनको बाद में। हाँ बिल्कुल फेस करने पड़ते हैं, और एक बार जब ये मार्केट में इंटर्नशिप करके आते हैं तो इन्हें समझ आ जाता है कि अब तो भाई अब तो मार्केट में पैसा कमाना है, बिकॉज दे नो कि इस इंडस्ट्री में बहुत पैसा है। या
Okay. तो they come and join final year again and they are there for another 8 to 10 months with us Okay. and फिर उसके बाद वो अपना और आगे ग्रूम कर सकते हैं. ओके, आपके इतने साल के इंटीरियर डिज़ाइनिंग के एक्सपीरियंस में एक एक्सेप्शनल स्टूडेंट और एक एवरेज स्टूडेंट में क्या डिफरेंस होता है? एक एवरेज स्टूडेंट भी अगर कंसिस्टेंट है और अगर उसने अपनी आईज वाइड ओपन रखी है सराउंडिंग्स पे तो ही कैन सस्टेन इन द इंडस्ट्री. ओके. क्योंकि देखिए हम जब बच्चों को फर्स्ट टाइम लेते हैं तो पहली चीज़ मैं यही बोलती हूँ, कीप योर आईज वाइड ओपन टू योर सराउंडिंग्स. आप जहाँ भी जा रहे हो, वेदर यू आर गोइंग इन अ मॉल, थिएटर, रेस्टोरेंट, लाउंज, जस्ट सी द फ्लोरिंग, सीलिंग, लाइटिंग, कलरिंग, तो आपको पता चलेगा. इसके अलावा हम इन लोगों को डिज़ाइन एग्जीबिशंस में ले जाते हैं तो इनका परसेप्शन बहुत वाइड होता है. और जो एक एक्सेप्शनल स्टूडेंट है उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है. ओके. वो सीधे से कई बार इतना शार्प होता है, वो पर्पस समझ जाता है कि ये जो क्लाइंट है या ये जो मैम कह रही है इनका पर्पस क्या है डिज़ाइनिंग का. जैसे अगर हमने ऑफिस प्लान करने को बोला, हमने उन्हें बोला कि इमेजिन अ वर्चुअल क्लाइंट, तो वो खुद ही एक क्लाइंट जनरेट करेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट्स जनरेट करेंगे. वी एज मेंटोर्स सी कि भाई इसमें कुछ और एडिशन ऑल्ट्रेशन करने की नहीं, फिर उस क्लाइंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो पूरा डिज़ाइन करते हैं. ओके. कई बच्चे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को ठीक से एक्सेस नहीं कर पाते. जो बच्चा एक्सेप्शनली गुड है वो उसको ज़्यादा रीडूज नहीं करने पड़ते. वो अगर ऑटोकैड पे बैठा है नक्शा बनाने के लिए तो वो बना लेगा. उसे पता है कि यहाँ पे सेंसर डोर की रिक्वायरमेंट होगी या फिर यहाँ पे पुश एंड पुल वाले डोर की रिक्वायरमेंट होगी, या अगर रेस्टोरेंट का किचन प्लान कर रहा हूँ तो मुझे स्विंग डोर चाहिएगा जो दोनों तरफ खुल जाता है, ताकि अगर वेटर बाहर आ रहा है तो उसके हाथ में खाना सर्व करने के लिए ट्रे है. Right. तो डेफिनेटली इट शुड ओपन ऑन बोथ द साइड्स. राइट. फिर इसी तरीके के दरवाजे के अंदर हम एक छोटी ग्लास की विंडो देते हैं ताकि अगर लेफ्ट राइट से कोई आ रहा है तो कोलाइड ना करें. राइट. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो डिज़ाइनिंग में आप ग्रेजुअली धीरे धीरे सीख लेते हैं. ये जो आप गेट्स की बात कर रहे थे, होटल के बैक ऑफिस और रेस्टोरेंट्स के बैक ऑफिस में बहुत होता है. हाँ हाँ, कोलिजन होता है इवन इन पुलिस स्टेशंस आल्सो. इफ यू सी दोज हाफ डोर्स, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, राइट. वो इसीलिए होता है क्योंकि पुलिस को भी इमीडिएटली एक्शन लेना पड़ता है. कभी कोई कंप्लेंट आई, दे हैव टू रश फास्ट. तो ये दरवाज़ा खोलेंगे, निकलेंगे, वो टाइम वेस्ट ही नहीं करना है. सिंपली गए और हाथ में अगर कैप पहनते हुए जा रहे हैं या अपना रिवॉल्वर या कुछ भी लेकर के जा रहे हैं तो दे कैन मूव डायरेक्टली, द डोर विल ओपन इमीडिएटली. आप स्टूडेंट्स को अपनी खुद की डिज़ाइन आइडेंटिटी डेवलप करने के लिए कैसे मोटिवेट करते हैं इंस्टेड ऑफ जस्ट फॉलोइंग द ट्रेंड्स? सबसे पहले तो अगर ट्रेंड फॉलो करेंगे तो हर एक डिज़ाइन बिल्कुल सिमिलर होगा. क्योंकि एवरीबडी इज़ अवेयर ऑफ सोशल मीडिया, एवरीबडी इज़ गोइंग टू एग्जीबिशंस. तो इसमें क्या होगा कि आपको अगर कुछ हट के करना है तो डेफिनेटली कुछ ऐसा करना होगा जो आउट ऑफ द बॉक्स हो. आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें नहीं होती, सिर्फ उन्हें करने का तरीका होता है. तो हर एक को अपनी एक आइडेंटिटी बनानी पड़ती है कि भाई ये मेरा ब्रांड डिज़ाइन होगा कि मैं मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन पे काम करूँगा या फिर मैं मैक्सिमलिस्ट डिज़ाइन पे काम करूँगा. जैसे जो कैलकाटा साइड है उधर लोग मैक्सिमलिस्ट डिज़ाइन पे काम करते हैं. वहाँ पे घर में बहुत सारी पेंटिंग्स लगी होंगी और वहाँ पे घर पे ट्रेडिशनल आर्ट से घर सजा हुआ होगा. मतलब दे आर इनटू मैक्सिमलिस्ट डिज़ाइन. और अभी वर्ल्ड इज़ मूविंग टुवर्ड्स मिनिमलिस्ट डिज़ाइन. हालांकि वापस वो वाला ट्रेंड आएगा जब आर्टिस्टिक चीज़ें आएंगी ट्रेंड में. अभी मिनिमलिस्टिक का ट्रेंड चल रहा है. अभी एवरीथिंग इज़ वेरी, आई मीन दे आर प्लेइंग वेरी लो, हल्के कलर का फर्नीचर और वन एक्सेंट वॉल, मिनिमलिस्ट फर्नीचर भी ऐसा हो रहा है जो लाइट वेट दिखता है लेकिन होता नहीं है. दे आर वेरी एक्सपेंसिव फर्नीचर एंड फ्लोरिंग जितना ज़्यादा दिखेगा उतना ज़्यादा विजिबिलिटी बढ़ती है, रूम स्पेस बड़ा दिखता है. तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं. लेकिन हाँ, स्टूडेंट्स या डिज़ाइनर्स को, इंटर्न्स को अपनी ब्रांड वैल्यू बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. दे हैव टू बी ऑथेंटिक, तभी उन्हें प्रोजेक्ट मिलेगा. अदरवाइज पिंटरेस्ट से तो क्लाइंट भी देख रहा है. राइट. उनको अपने क्लाइंट से डेफिनेटली कुछ हटके सोचना होगा. जैसे आप फर्नीचर और स्पेस की अभी बात कर रहे थे तो मैं थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि हमारा स्टूडियो का आपका फर्नीचर और वॉल्स और सब कुछ कैसा लग रहा है? नहीं, इट्स वेरी नाइस. इट हैज़ बीन नाइसली डिज़ाइन. मुझे आपका लाइटिंग एंड बैकड्रॉप बहुत अच्छा लगा. इवन द कलर ऑफ द सोफाज इज़ टू गुड एंड बस एवरीथिंग इज़ फाइन. ओके, सुपर, थैंक यू. ओके, तो इंटीरियर डिज़ाइनर्स की जो साइट्स होती है वो ज़्यादातर डिले होती है, ऐसा क्यों होता है? डिले इसलिए होती है क्योंकि लास्ट मोमेंट पे चेंजेस बड़े सारे होते हैं.
वो क्लाइंट की तरफ से आता है। क्लाइंट की तरफ से आते हैं, वो थोड़े मेसी हो जाते हैं, वो नहीं होने चाहिए। हम्म देखो हमने अगर एक बार पूरा लेआउट कर दिया, लेट्स से अगर इसी रूम के अंदर में मैंने ये पूरा फर्नीचर लेआउट कर दिया, हम्म सडनली क्लाइंट कहता है मुझे इस और इस रूम में कनेक्टिविटी चाहिए, मुझे एक डोर चाहिए। अब नाउ इफ़ आई गिव अ डोर हियर, तो इसका मतलब मैं यहाँ फर्नीचर नहीं रख सकती, करेक्ट। तो ये पहले से प्लानिंग हो गई है। और इसकी रूम की रिक्वायरमेंट्स को मुझे पूरा शिफ्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा कई बार हो जाता है कि अच्छा इस रूम में आप एक एक्स्ट्रा एक ड्रेसर एरिया ऐड कर दो, तो ये सारे एरियाज आएंगे कहाँ से? जो बेसिक रिक्वायरमेंट हमने प्लान करी है उसको हटा करके ही आएगा। राइट। तो नेक्स्ट लेवल पे वी हैव टू मेक अनदर प्लान। ओके। हमें बजट में शिफ्ट करना होगा, डिलेज होंगे, तो इसलिए डिले होता है। ओके। दूसरा क्या होता है, फिनिशिंग में बहुत टाइम लगता है। Finishing जो में। मतलब अलमारी बनवानी है तो उसका कारकस मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो बहुत जल्दी बन जाएगा, विद इन अ डे और टू दिस बेसिक स्ट्रक्चर इज रेडी टू बी पुट। राइट। लेकिन फिनिशिंग में बहुत टाइम लगता है। तो क्लाइंट सिलेक्शन में भी कई बार टाइम होता है। समटाइम्स द क्लाइंट इज़ बिजी, ही कैन नॉट स्पेयर हिज टाइम। कई बार हम उन्हें बुलाते हैं कि अच्छा मटेरियल बोर्ड दिखा दिया कि आप सिलेक्ट कर लीजिए व्हाट सॉर्ट ऑफ मटेरियल या व्हाट कलर पैलेट डू यू नीड। पर उसमें क्या होता है, क्लाइंट के घर में भी मल्टीपल पीपल हैं या ऑफिस है। मैंने हमेशा बोला कि कमर्शियल डिज़ाइनिंग में हमें इतनी परेशानी नहीं होती, जितना क्योंकि ऑफिशियल स्पेसेस में द थिंग्स आर मोर फॉर्मल, द पीपल हुम वी इंटरेक्ट आर मिनिमम। एक या दो लोग ही होंगे जो आपसे डील करते होंगे, जो आपको डिज़ाइन कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमें ऐसा 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 रिक्वायरमेंट चाहिए। लेकिन जब हम रेजिडेंशियल इंटीरियर की बात करते हैं तो मल्टीपल लोग मल्टीपल चॉइसेस के साथ आते हैं और नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा, तो वो एक परेशानी का कारण बन जाता है। या वो बहुत सारे लोगों के दिमाग फिर उसमें आ जाते हैं। हाँ एग्जैक्टली बच्चों को अपना रूम कुछ और तरीके का चाहिए होता है। कई बार पेरेंट्स आ जाते हैं, शुरू में तो अग्री कर लेते हैं, हाँ। बाद में उन्हें लगता है नहीं 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 बच्चों को क्या पता है, इन्होंने बहुत ज़्यादा लाउड कलर सिलेक्ट कर लिया या ये फर्नीचर हमें थोड़े समय में बदलना पड़ जाएगा। बच्चों को थोड़ा ड्रीमी सा कुछ वैसा सा चाहिए होता है, गर्ल्स को। पेरेंट्स को लगता है नहीं कुछ ऐसा हो जो ये टीनेजर तक हो तब तक सस्टेन कर जाएं। तो वहाँ पे थोड़े से क्लैशेस होते हैं। ओके 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 ओके। और लोग घर बनाते वक्त सबसे ज़्यादा मिस्टेक क्या कौन सी करते हैं? फंक्शनैलिटी नहीं सोचते। ओके। मेरे ख्याल से हर एक बंदे को थोड़ा बहुत नक्शों को पढ़ना और समझना आना चाहिए, क्योंकि आज जनरेशन्स जब इतनी आगे बढ़ रही हैं, व्हाट आई फील इज़ कि अगर नक्शों को थोड़ा भी पढ़ना और समझना आ गया तो जब वो नक्शा पे आपका घर बन रहा है ना, तभी आप उस गलती को पकड़ लेंगे। तो बनने के बाद जो डिमोलिशन होता है ना, नहीं 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 ये ऐसे नहीं अच्छा लग रहा, तो वो चीज़ वहाँ से फिर डिमोलिशन करना नहीं पड़ेगा। तो जब इंटीरियर डिज़ाइनर ऑन प्रोजेक्ट आता है क्लाइंट के साथ, तब क्या कोई भी डिज़ाइनर अपने क्लाइंट को बोलता है कि आप प्लीज़ पहले नक्शा पढ़िए? हर क्लाइंट नक्शा नहीं समझ सकता, लेकिन जिस क्लाइंट ने पहले डिज़ाइनिंग करी हुई है वो नक्शा समझ जाता है। ओके। और कई बार ऐसा भी होता है कि जिन्होंने पहले से किसी से डिज़ाइन कराया हुआ होता है उस क्लाइंट के साथ काम करना आसान होता है, क्योंकि उन्हें प्रोसेस पता होता है। वी फेस प्रॉब्लम्स व्हेन दी पर्सन्स आर न्यू। जब वो नया बंदा है, उसको हर चीज़ नहीं है, तो वो माइक्रो मैनेज करने लगता है। ओके। जब हम साइट्स को माइक्रो मैनेज करते हैं तो उसके काम में डिले होगा। ओके। और अगर आप मतलब आपने एक डिज़ाइनर को काम दे दिया तो ट्रस्ट द प्रोसेस। आप आए विजिट करें सप्ताह में एक बार या दो बार, नॉट एवरी डे, बिकॉज अगर आप हर रोज़ उसे माइक्रो मैनेज करोगे तो चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। करेक्ट। क्योंकि हमें पता है कि इसका आउटपुट कैसा आएगा, वो शायद वो अज्यूम नहीं कर पाते। एग्जैक्टली, राइट राइट। हाँ, रोज़ साइट पे आना तो वो थोड़ा सा आपके लिए एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। हाँ हमारे लिए भी, बिकॉज इवन वी डोंट गो टू दी साइट्स एवरी डे। साइट सुपरवाइजर्स होते हैं, वो जाके साइट पे काम करते हैं और अपडेट दे देते हैं कि भाई ऐसा बना है आज, इतना काम हुआ है। अगर साइट पे हर रोज़ मालिक जाएगा तो काम नहीं होगा ठीक से। राइट। ओके। क्योंकि अब अगर मजदूर है वहाँ पे, लेबर है, काम कर रही है, तो दे विल टेक रेस्ट ऑल्सो। राइट। इफ द ओनर इज गोइंग एंड सेइंग नहीं 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 अभी तो तुम्हारे काम का समय है, ही नोज व्हाट टू डू। और वो जो सुपरवाइजर, ही इज देयर टू गेट द वर्क डन। करेक्ट। क्योंकि आजकल लोगों से काम कराना इज नॉट ईजी। हाँ, स्पेशली लेबर क्लास से। हाँ, इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू गेट मनी आउट ऑफ समवन्स पॉकेट, एंड सेकेंडली कि है ना लेबर से या किसी से भी काम कराना। क्योंकि कोई आपके कहने पे काम क्यों करेगा? इधर यू आर पेइंग वेल, और या फिर आपका काम इतना बढ़िया है कि आपके साथ आदमी एसोसिएट होना चाहता है। करेक्ट, राइट। तो दीज आर द फैक्टर्स व्हिच आई थिंक की शुड नॉट हैपन इन द इंडस्ट्री। ओके। और सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव मिस्टेक्स जो ऑन साइट होती हैं जो क्लाइंट को अवॉइड करनी चाहिए?
ऑन साइट ये आपने बहुत अच्छा बोला कि घर बनने के बाद चेंजेस नहीं करवाने चाहिए। ओके। घर बनने के बाद जब फिनिशिंग होती है, जब उनको लगता है इनॉग्रेशन होना है घर का, या जैसे न्यू ईयर है, गृह प्रवेश करना है, ऐसे वक्त में उन्हें लगता है नहीं नहीं नहीं, हमको तो आप ये फर्नीचर बिल्कुल जल्दी से ला करके दे दो। तो अब जल्दी करने के चक्कर में क्या होता है कि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, ओके। फिनिशिंग में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। अब जैसे अगर बाथरूम, जैसे आई स्टिल रिमेंबर एक साइट थी जिसमें प्लम्बिंग का काम होना था। प्लम्बिंग इतनी जल्दी हो नहीं सकती थी क्योंकि वो माल आने में टाइम था। एंड दैट ओनर केम एंड नहीं नहीं नहीं, इस साइट को बंद करो बंद करो बंद करो, बस बहुत हो गया। उस चक्कर में क्या हुआ, वो प्लम्बिंग का पार्ट मिस था। जो लेबर काम कर रही थी उन्होंने क्या किया, बिना, अब जैसे पाइप जा रहा है, एल्बो जो जॉइंट हो रही है वो मिसिंग थी, साइड से आने में टाइम लगता। उन्होंने बोला नहीं नहीं बंद करो। दो दे थॉट कि हम ये बाद में कर देंगे, लेकिन उन्होंने उसको कंक्रीट वॉन्क्रीट डाल के भर दिया। अब वो जो बेसिन से पानी जा रहा है वो अंदर सीलिंग में ही तो जाएगा, करेक्ट। फ्लोर में जाता फ्लोर में जाएगा। जाएगा। तो क्लाइंट कई बार अनड्यू प्रेशर क्रिएट करता है, Okay. जिसकी वजह से क्या होगा कि जब हम वापस, चलो उन्होंने गृह प्रवेश कर लिया, फिर उसके बाद वो टाइल टूटेगी, कंक्रीट दोबारा लगेगा, खुदाई होगी, काम होगा, फिर दिल गेट अनॉय कि क्यों डिले हो रहा है, आपने तो घर बनने को दे दिया था। तो कई बार चीज़ें टेक्स टाइम। लास्ट पॉइंट पे चेंजेस अगर ना हो तो चीज़ें विल बी डिलीवर्ड ऑन टाइम। ओके। तो बस आई थिंक दिस वाज द कॉन्सेप्ट। ओके। तो आप जैसे अभी मेट्रो डॉम्स की बात कर रहे थे और ब्रिजेस की बात कर रहे थे, इसमें इंटीरियर डिज़ाइनर का रोल होता है, आर्किटेक्ट का रोल होता है? नहीं, इसमें आर्किटेक्ट का रोल होता है। मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दिया, लेकिन आजकल जो इंटीरियर्स के कोर्स हो रहे हैं ये इंटीरियर आर्किटेक्चर के कोर्स हो रहे हैं। ओके। क्योंकि अगर जो इंटीरियर डिज़ाइनर बन रहा है उसको कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन करना भी आना चाहिए। जैसे अगर कोई वॉल है, अगर दो वॉल्स को कनेक्ट करना है तो उसे पता चलना चाहिए कि कौन सी वॉल लोड बेरिंग है, कौन सी नॉन लोड बेरिंग है। ओके। अगर वो लोड बेरिंग वॉल को हटा देगा तो स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी में फ़र्क आ जाएगा। राइट। इसलिए एक जो इंटीरियर का कोर्स कर रहा है उसको बेसिक नॉलेज कंस्ट्रक्शन की और आर्किटेक्चर की होनी बहुत ज़रूरी है। वो अभी कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, पहले नहीं बिल्कुल पढ़ाते पढ़ा थे? रहे, बिल्कुल पढ़ा रहे हैं। पहले नहीं पढ़ाते थे? पहले इतना डिटेल में नहीं पढ़ाते थे, आजकल बच्चे समझने भी लगे हैं और इसका हम भी एप्लीकेशन में करते हैं। जैसे एक सब्जेक्ट है सर्विसेज, उसके अंदर सारी प्लम्बिंग इलेक्ट्रिकल सब सीखते हैं। और कंस्ट्रक्शन के अंदर एवरी कंस्ट्रक्शन डिटेल यू लर्न कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉलम्स, बीम्स, कैसे बनती है, ओके। ऑल दैट। ओके। टेक्नोलॉजी इंटीरियर डिज़ाइनर को सीखने और प्रैक्टिस करने के तरीके को कैसे चेंज कर रही है? टेक्नोलॉजी काफ़ी चेंज करी है बिकॉज सॉफ्टवेयर्स बहुत अच्छे आ गए हैं। ओके। अगर हम एआई पे प्रॉम्प्ट अच्छा देते हैं तो हमें पूरा डिज़ाइन बन के मिल जाता है, लेकिन हमें उसे थोड़ा चेंज करना पड़ता है। ओके। थोड़े मॉडिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड एंड बिसाइड्स दैट एआई से डेफिनेटली हम एक कलर कॉन्सेप्ट या एक मूड बोर्ड अच्छे से बनवा सकते हैं, कॉन्सेप्ट शीट अच्छे से बनवा सकते हैं। कॉन्सेप्ट इज़ बेसिकली जो हम डिज़ाइनर्स क्लाइंट को प्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं, तो हम एक अच्छा आइडिया ले सकते हैं। एआई कैन बी यूज वेरी पॉजिटिवली। राइट। आपने जो भी सॉफ्टवेयर्स की बात करी, ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जो कॉलेजेस में और या ऑफिस में जाके स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं? हमारे यहाँ पे 2D सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे ऑटोकैड है, उसके अंदर पूरा नक्शा बना सकते हैं आप, फर्नीचर लेआउट कर सकते हैं, फॉल सीलिंग की प्लानिंग कर सकते हैं, फर्नीचर डिज़ाइन कर सकते हैं, वॉल पैनल्स डिज़ाइन कर सकते हैं, वार्डरोब्स डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके। तो वी हैव ऑटोकैड, वी हैव 3ds मैक्स, वी हैव फोटोशॉप, वी हैव गूगल स्केचअप, देन वी हैव रेविट। तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो बड़े आराम से यूज़ हो रहे हैं। ओके। इसके अलावा ल्यूमिन भी है जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में ज़्यादा यूज़ होता है। तो जो आर्किटेक्चरल फर्म में जाते हैं वो स्टूडेंट्स ल्यूमिन पे भी प्रैक्टिस करते हैं। ओके। कौन सी लाइटिंग कभी बेडरूम में यूज़ नहीं करनी चाहिए? ओके, लाइटिंग में बोलूँगी तो बेडरूम में बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टार्किंग लाइट नहीं यूज़ करनी चाहिए। ओके। क्योंकि बेडरूम में हम सूदिंग रिलैक्सेशन के लिए जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट नहीं होनी चाहिए। दूसरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम ध्यान रखते हैं कि सोर्स ऑफ द लाइट शुड नॉट बी विजिबल। ओके। इनडायरेक्ट लाइटिंग इज़ ऑलवेज बेटर। जो इनडायरेक्ट लाइट आती है, अगर आप एक्सेंट लाइट भी बना रहे हो, एक्सेंट लाइट इज़ लाइक यू आर पुटिंग सम फोकस, या कुछ फोकस लाइट लगा रहे हो, स्पॉट लाइट लगा रहे हो, किसी एक एरिया को हाईलाइट करने के लिए लगा रहे हो, जैसे किसी पेंटिंग को दिखाना है, या आपने कोई बहुत सुंदर वाटरफॉल प्लान किया या फाउंटेन लगाया है, वहाँ पे आप स्पॉट लाइटिंग कर सकते हो। ओके। ठीक है। लेकिन जैसे बेडरूम में भी अगर हमने किसी वॉल पे बड़ा सुंदर डेकोर करा है तो वी कैन पुट अ ट्रैक लाइट एंड द फोकस ऑफ दैट कैन बी ऑन दैट वॉल। ओह वाओ! जैसे आपने फैमिली फोटो हाँ जी, लगाई हाँ है जी, तो हाँ वो जी। ट्रैक लाइट आपको उधर, मैग्नेटिक लाइट्स आ गई आजकल तो आई गेट इट। बड़ी ब्यूटीफुल, सी यू कैन मूव देम। पेंटिंग अगर आपने इधर लगाई है या इधर लगाई है, लेटर ऑन चेंज करा तो डायरेक्शंस कैन बी चेंज्ड। ओके। जिसके घर में बहुत स्मॉल स्पेस का बेडरूम है,
वो क्या मिस्टेक्स करते हैं अपने बेडरूम को लेकर? छोटे स्पेसेस में लोग ये सोचते हैं कि हमारा स्पेस बहुत छोटा है, डिज़ाइन नहीं हो सकता, लेकिन छोटे स्पेसेस को डिज़ाइन करना इज़ अ बिग चैलेंज एंड इट्स अ रियली वेरी इंटरेस्टिंग चैलेंज। ओके। कि जो छोटे स्पेसेस हैं ना, उनमें हमको एक चीज़ समझनी है कि हमें बहुत ज़्यादा भरना नहीं है एरिया को। और जो अगर आप वॉल्स, फ्लोर्स एंड सीलिंग सेम कलर में पेंट कराएंगे, वेदर डार्क और लाइट, वेदर डार्क और लाइट, आई एम सेइंग अगेन, कि अगर आपने पूरे रूम में सेम रेड कलर, या मतलब आई मीन आई वोंट से रेड कलर पूरे कमरे में कराना, लेकिन हम छोटे कॉरिडोर्स में कराते हैं। जी, जी। जैसे अगर पैसेज है ना, जैसे होटल में जाने के लिए, जी। वहाँ पे हम पूरा वुडन वर्क करवा देते हैं, तो वहाँ हमें वो स्पेस बड़ा लगेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई ब्रेक ही नहीं आ रहा। राइट। ब्रेक नहीं आ रहा ना कि यहाँ वॉल, यहाँ फ्लोर, यहाँ सीलिंग शुरू हो रही है। सेम थिंग गोज, अगर हम छोटे बेडरूम को डिज़ाइन कर रहे हैं, छोटे रूम को डिज़ाइन कर रहे हैं, प्लान ऑल द 4 एरियाज इन सिमिलर कलर, ओके। तो एरिया आपको सीमिंगली बड़ा लगेगा। ओके। और एक दूसरी चीज़ जो हम ध्यान रखते हैं कि जो कर्टन्स हैं वो भी आप लाइट एंड एरी सेलेक्ट करें, ओके। तो इससे भी आपको स्पेस बड़ा लगेगा। ओके। दूसरी जो आपकी वार्डरोब्स हैं वो सारी कवर्ड हो, मतलब नो ओपन क्लटर, डिस्प्ले के लिए लगा रहे हैं, तो आप वहाँ पे एक यूनिट बना सकते हैं जिसके अंदर आप लाइट्स लगाएंगे एंड यू कैन डिस्प्ले समथिंग। दूसरी चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, मिरर लगा सकते हैं। कोई अगर आपने ब्यूटीफुल सी कोई पेंटिंग लगाई है, तो उसका जब रिफ्लेक्शन पड़ेगा तो वो मिरर में बहुत ब्यूटीफुली रिफ्लेक्ट होगा और अच्छा लगेगा। और मिरर्स में एक क्वालिटी है कि एरिया को ना विजुअली बड़ा दिखा देती है, तो वो एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और आई थिंक कि बहुत ज़्यादा फर्नीचर भरने के, बड़े फर्नीचर के बदले स्लीक एंड स्मार्ट फर्नीचर उस एरिया को स्मार्ट बनाएंगे। जैसे अगर बेड लगाया, उसके आगे एक स्मॉल बेंच, जस्ट 1 फीट 6 इंचेस की बेंच या 1 फीट 4 इंचेस की बेंच, बड़ी सुंदर सी अपॉल्स्टर्ड करके, एक भी कोई एक अच्छा सा कोई कलर, ब्राइट कलर लेकर के अगर आप उसे डिज़ाइन करते हैं, तो आपके रूम में बैठने की जगह भी ऐड हो जाएगी और बहुत ज़्यादा क्लटर्ड भी नहीं लगेगा। ओके। और प्लांटर्स रख सकते हैं क्योंकि वो फ्रेशनेस ऐड करते हैं। अच्छी फ्रेग्रेंस यूज़ कर सकते हैं कमरे में। यू कैन यूज़ अ डिफ्यूज़र जिससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है, तो कमरे में आप वैसे ही जाके रिलैक्स फील करेंगे। तो छोटे स्पेसेस कैन बी डिज़ाइन मैजिकली। दूसरा, लेयर्स में लाइट कर सकते हो, पेडेस्टल लैंप रख सकते हो। अगर पेडेस्टल लैंप रखने की जगह नहीं है, फ्लोर स्पेस ले रहा है, यू कैन यूज़ अ हैंगिंग फिक्सचर। तो लाइटों से भी आप मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। एंड वार्म लाइट्स। हाँ, यू कैन ऐड वार्म लाइट, लेकिन हाँ, अगर स्टडी एरिया आपको प्लान करना है, तो स्टडी एरिया के ऊपर यू कैन प्लान अ वाइट लाइट, जो कि आप मूवेबल प्लान कर सकते हैं। आजकल तो वो लाइट्स आ रही हैं, जो आइकिया एक कंपनी है जी, जो बड़े अच्छे लाइट फिक्सचर्स एंड फर्नीचर बनाती है। उनके यहाँ पे गूज नेक वाली एक लैंप आती है, जिसमें एक ऐसे ट्यूबुलर फॉर्म में लैंप होता है, दैट कैन बी मूव्ड एनीवेयर। राइट, राइट, राइट। तो दैट कैन बी यूज फॉर दैट एरिया जहाँ पे हमें टास्क लाइट चाहिए। जैसे अगर आपको बैठ के कुछ लिखना है, पढ़ना है, कुछ काम करना है, तो दैट कैन बी डन। ओके। कौन से कलर कॉम्बिनेशन है जो कभी फेल नहीं होता है? कलर कॉम्बिनेशंस में लाइट कलर्स, वुडन कलर विद वुडन कलर, बिकॉज वो एक नेचर से क्लोज है। वुडन कलर नेवर फेल्स। उसके साथ लाइट बेज कलर का फर्नीचर ऑल्सो नेवर फेल्स। ओके। एंड उसके साथ ग्रीन प्लांटर्स, वार्म लाइट्स, एक पेडेस्टल लैम्प रेड कलर का, वाओ। और एक बड़ा अच्छा सा एक शेयर कर्टन वाइट कलर का, या कुछ ग्रीन कलर का कर्टन, लाइट पेस्टल्स में आई एम टॉकिंग अबाउट। इट कुड क्रिएट अ वेरी एलिगेंट इफेक्ट इन योर रूम। अभी पहले हमने कुछ, आपने जो स्मॉल स्पेसेस के लिए बताया था कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, उसमें आपने कुछ प्लांट्स की बात करी थी। हाँ जी, बिल्कुल। तो वो कौन से प्लांटर्स हैं जो एक रूम को अलग ही माहौल देता है और बहुत लाइवली बनाता है? देखिए, रूम के अंदर वाइट कलर के प्लांटर्स भी चल सकते हैं और ब्रास वाले प्लांटर्स भी चल सकते हैं। ओके। बेसिकली डिपेंड करता है कि हमारे रूम का स्टाइल क्या है। अगर रूम ट्रेडिशनल स्टाइल से डिज़ाइंड है, तो आजकल लोग बड़े सारे डिज़ाइनर जो प्लांटर्स आ रहे हैं, कुछ फ्रॉक शेप में, या कुछ टोड की शेप में, या बटरफ्लाई की शेप में, तो आप वो कहीं पे कॉर्नर में रॉक्स के साथ जो गोल पेबल्स आते हैं, उनके साथ आप गोल पेबल्स रख के, उसके बीच में वो एक प्लांटर रख के, कोई स्कल्पचर रख के, उसके ऊपर लाइटिंग करके, मन यू कैन क्रिएट एन इफेक्ट, यू कैन क्रिएट अ कॉर्नर डेकोर। ओके, फाइन। तो ये एक अलग एलिमेंट हो जाता है रूम में। और हमको डेफिनेटली रूम में कोई एक फोकल पॉइंट या इंटरेस्ट जनरेट करना चाहिए। जैसे मैं लोगों से कहती हूँ, अगर स्पेस बहुत बड़ा है, तो वी कैन डिज़ाइन 2 स्पेसेस, मतलब इन द सिंगल रूम विद डिफरेंट एस्पेक्ट। जैसे अगर हमने ये सारा फॉर्मल सजाया है, एंड इफ़ यू वांट, हम सामने पूरा एक बैम्बू का या जंगल का वॉलपेपर लगा दें, उसके आगे 2 बैम्बू की चेयर्स रख दें, या एक पेडेस्टल लैम्प रख दें,
और एक बुक शेल्फ लगा दें तो एक बड़ी एस्थेटिक सी फील आ जाएगी। या तो आप सेम रूम में यू कैन क्रिएट टू डिफरेंट इफेक्ट्स। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो अप्लाई मच। होने के बाद कितना अच्छा लगेगा। यही तो हम डिजाइनर्स का काम है, टू क्रिएट ड्रीमी इंटीरियर्स, या बिकॉज एक्चुअली दिस हेल्प्स। एक अच्छा डिज़ाइन किया हुआ घर आपको बहुत बेटर लिविंग देता है। एग्जैक्टली। ओके, एक कोई भी एक ऐसा डेकोर का आइटम जो हर एक रूम या हर एक लिविंग रूम को एलिवेट कर सकता है। फिल अ बोल विद वाटर। ओके एक सुंदर से ग्लास बोल को पानी से भरो, उसके अंदर रोज पेटल्स डाल दो, ओके और स्पेशल ओकेजन है फ्लोटिंग कैंडल्स डाल दो। वाओ जस्ट लाइट दोस कैंडल्स, या फिर जो एक लैम्प कैंडल्स आती हैं उनको बर्न करके आप रखो, देखो कितना मैजिकल फील होएगा। जस्ट प्ले लाइट म्यूजिक, और ब्राइट लाइट्स बंद कर दो, हल्की लाइटें जलाओ। कमरे में कर्टन्स हैं तो उन्हें शेयर कर्टन्स की लेयर्स, आई से इट्स एन इन्वेस्टमेंट, बट आई पर्सनली प्रेफर कि कर्टन्स अगर हम लेयर्स में डालें, जैसे एक तो होता है ब्लैकआउट कर्टन्स जी जो पूरे बाहर की धूप को अंदर नहीं आने देते, एक होता है कि भाई शेयर कर्टन्स या लाइट वेट या नेट के कर्टन्स जो आपके कमरे को ब्रीजी एयरी बनाते हैं। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन, इट्स अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, लेकिन अगर आप इससे करते हैं तो आपका घर एकदम से एलिवेट हो जाएगा। जो आप कर्टन्स की बात कर रहे हैं ये मोस्टली होटल रूम्स में ऐसे कर्टन्स होते हैं? होटल्स में भी होते हैं, लेकिन आजकल घरों में भी लोग लगा रहे हैं। ओके क्योंकि आई टोल्ड यू कि अभी डिज़ाइन सेंस लोगों में बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो पीपल आर डिमांडिंग दोज कर्टन्स। इवन आज घर में रिमोट कंट्रोल से जो टाइमर लगा देते हैं ना, भाई सुबह 6 o'clock मुझे मेरे बेडरूम के कर्टन्स हटे हुए चाहिए, तो हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं जो मोटराइज्ड रिमोट्स ये कंट्रोल से मंगवाते हैं। वाओ कि टीवी रिमोट के साथ में आपके वो सिक्योरिटी, मतलब उसके रिमोट के साथ ये भी रिमोट्स पड़े होते हैं कि अच्छा भाई ये हटाना है तो आराम से हटा दिया। दिस इज़ वेरी हेल्पफुल इन एल्डरली फ्रेंडली होम्स। या करेक्ट। आजकल एक नया कॉन्सेप्ट चल पड़ा है जिसमें एल्डरली फ्रेंडली होम्स बनाते हैं। जैसे जो एल्डरली लोग हैं, घुटने में दिक्कत हो जाती है टॉयलेट सीट के पास या शावर में नहाते हुए, यू मस्ट हैव हर्ड इवन कि जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उनको घुटनों से दिक्कत होती है चलने उठने में, तो बाथरूम्स के अंदर हम ग्रैब बार्स लगा देते हैं। ओके ग्रैब बार्स क्या होती है, एक स्टील की ऐसे हैंडल होता है, वो हम पॉट के पास लगा देते हैं। हाँ करेक्ट करेक्ट। तो हम उसे पकड़ के उठ जाते हैं। सिमिलरली व्हेन द पर्सन इज टेकिंग शावर, तो शावर के वहाँ पे एक लगा दिया, तो पर्सन जब खड़ा है ना, या अगर नहा के बैठ के नहा रहा है तो उठ के ऐसे खड़ा हो सकता है आराम से। सिमिलरली बाथरूम के अंदर आजकल एक बेंच देने का भी ट्रेंड हो गया, जैसे सोना वगैरह में होता है, वैसे ही ग्रेनाइट की एक, आप मार्बल की या ग्रेनाइट की एक बेंच बना देते हो दीवार के पास सटी हुई, बहुत बड़ी नहीं, 1 फीट की। कभी किसी को वॉमिट हो रही है, थक गए, जैसे अभी कुछ समय पहले मुझे फूड पॉइजनिंग सी हो गई थी, तो मुझे वॉमिट आई थी, तो इतनी वॉमिटिंग के बाद आई फील एग्जॉस्टेड, तो बाथरूम में बैठने के लिए अगर मैं किसी को बोलूँ फर्नीचर ले आ, तो इतना में तो टाइम लगेगा। तो देयर वाज इवन आई प्रोवाइडेड अ बेंच इन माय बाथरूम, तो मैं इमीडिएटली उस बेंच पे बैठ गई, तो बैठ के थोड़ा आराम मिला। तो ये क्या है, ये एक डिज़ाइनर स्पेस में एक सेंस ऑफ डिज़ाइनिंग क्रिएट करता है। दूसरा कई बार होता है गीले फर्श पे फिसलने का डर होता है जी। तो एल्डरली फ्रेंडली घर बनाने के लिए हम क्या कहते हैं, जो शावर एरिया होता है ना, उसके अंदर हम छोटा सा मैट लगा देते हैं। वो मैट इज़ वाटर प्रूफ, प्लास्टिक का मैट होता है जिसके अंदर नीचे ऐसे छोटे छोटे स्टड्स लगे हुए होते हैं, तो पानी को रोकता नहीं है, शावर में से पानी आएगा नीचे से बह जाएगा। करेक्ट। तो इट मेक्स योर होम कंफर्टेबल। आई थिंक इट आंसर्स ऑल्सो दैट क्वेश्चन जो आपने मुझे शुरू में पूछा था कि एक डिज़ाइनर क्या डिफरेंस करता है डिज़ाइनिंग में। राइट। तो डेफिनेटली दीज आर दी थिंग्स, और भी इनोवेशंस हो रहे हैं जो हम भी सीख रहे हैं। मतलब एक्चुअली वी से कि हम लोग हर साइट से, हर एक्सपीरियंस से सीखते हैं, एंड वी मेक बेटर थिंग्स। वुडन फ्लोरिंग के साथ किस टाइप का फर्नीचर सूट करता है? वुडन फ्लोरिंग के साथ लेदर फर्नीचर, it can go very well. Besides that, upholstered plain furniture also can go well with one colored cushion, जैसे एक येलो कुशन रख दिया, और एक प्लांटर ऐड कर दिया, एक एरिका पाम लगा दिया, या फिर आपने कोई बहुत सुंदर स्कल्पचर लगा दिया, बहुत सुंदर पेंटिंग लगा दी। बट पेंटिंग्स के लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप पेंटिंग ओरिजिनल लगाएं तो हमेशा बेटर होगा। आई मीन इंस्टेड ऑफ पुटिंग रेप्लिकाज, क्योंकि मार्केट में बड़े सारे रेप्लिकाज आ रहे हैं जो प्रिंट्स में आ रहे हैं। मैं ये कहती हूँ कि एक नया जो आर्टिस्ट बना है उसकी पेंटिंग खरीद लो, ऑयल पेंटिंग, चाहे वो सस्ती है लेकिन वो ओरिजिनल है। तो पुट दैट पीस इन योर हाउस। दूसरा, सिंस अभी हमने ये बात करी, तो आई वुड ऑल्सो लाइक टू से कि थीम ऑफ द पेंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एनी वॉर पेंटिंग या कोई भी ऐसा वॉर सीन या डिस्प्यूट का सीन या इस तरीके की पेंटिंग्स को हमें घरों के अंदर नहीं लगानी चाहिए।
रीजन बिहाइंड? सॉरी, रीजन? रीज़न इज़ कि घर एक जगह है जो आपको कामनेस देती है, पीस देती है। तो थीम ऑफ द पेंटिंग प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट। या इसी से रिलेटेड मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, आप जब कमर्शियल स्पेस में जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं या होटल में जाते हैं, रूम्स में जाते हैं होटल के, तो आप देखेंगे कि वहाँ जो पेंटिंग का थीम होगा वो पेंटिंग सारी नेचर बेस्ड होंगी या फिर मॉन्यूमेंट बेस्ड होगी। जैसे अगर आप बनारस में जा रहे हैं, हिस्टोरिकल प्लेस में जा रहे हैं, तो वहाँ के मॉन्यूमेंट्स लगे हुए होंगे करेक्ट, या बनारस के घाट की पिक्चर होगी। राइट, सिमिलरली व्हेन यू आर गोइंग टू एन एक्सपेंसिव होटल, तो वहाँ के बेडरूम के अंदर नेचर की पेंटिंग्स होंगी, क्योंकि नेचर नेवर फेल्स। राइट, नेचर किसी को हर्ट नहीं कर सकता। करेक्ट, ऐसे ही कमर्शियल स्पेसेस में हम कभी रिलीजियस पेंटिंग्स नहीं लगाते। कोई टेम्पल या कोई मॉस्क या गुरुद्वारा इस तरह की पेंटिंग नहीं लगाते, ओके, बिकॉज वो स्पेस एक ऐसा है जहाँ पे मल्टीपल पीपल फ्रॉम सेवरल रिलीजन को जो फॉलो कर रहे हैं एंड डिफरेंट बिलीव्स को मानते हैं, वो वहाँ पे आ रहे हैं। राइट, तो हम कोई भी रिलीजियस सिंबल इस तरह की कमर्शियल एरियाज में नहीं लगाते, राइट, जहाँ पे फुटफॉल ऑफ डिफरेंट पीपल आर देयर। ओके। और वार्म लाइटिंग सबसे ज़्यादा किस इंटीरियर में सूट करती है? वार्म लाइटिंग सबसे ज़्यादा रेस्टोरेंट्स में यूज़ हो रही है, क्योंकि वहाँ का थीम बड़ा डिज़ाइनर है। ओके, दूसरा आपने बोला जैसे जेनजीज जो हैं, इन लोगों के रूम्स में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है वार्म लाइटिंग का। दूसरा, आजकल लोग अपने घरों में भी कुछ एक स्पेस ऐसा बनाने लगे हैं जहाँ पे वार्म लाइट का कॉर्नर डिज़ाइन कर रहे हैं, क्योंकि वो अच्छा लगने लगा है आप सभी को। ओके। और डार्क वॉल्स के साथ क्या पेयर करना चाहिए ताकि वो रूम डिप्रेसिंग ना लगे? डार्क वॉल्स के साथ फ्रेश पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीन्स, ओके, इट कुड बी फ्लावर्स, इट कुड बी आउटडोर सीन, ब्यूटीफुल सनसेट या ब्यूटीफुल सनराइज। फ्रेश प्लांट्स ऐड कर सकते हो, फ्लावर्स ऐड कर सकते हो, ओके, और स्कल्पचर्स ऐड कर सकते हो। स्कल्पचर्स मतलब ब्यूटीफुल सी स्टैचूज बड़ी सारी बनी हुई आती हैं, वो आप लगा सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन लगा सकते हो। अगर मॉडर्न या कंटेम्प्रेरी इंटीरियर है तो ज़रूरी नहीं है कि कोई ऐसी पेंटिंग या स्कल्पचर लगाया जाए जिसकी डिटेलिंग दिखती हो, कि जैसे फीचर्स दिखते हैं, वो ज़रूरी नहीं है। कई बार एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में जिगजैग पेंटिंग या जिगजैग आर्ट वर्क, आर्ट पीस, दैट ऑल्सो प्लेज वंडर्स ओके, एंड गिव वेरी क्रिएटिव फील टू योर इंटीरियर्स। ओके। और स्मॉल अपार्टमेंट्स में कौन सा कलर पैलेट हमेशा अवॉइड करना चाहिए? स्मॉल इंटीरियर्स के लोगों को भी डिज़ाइन करने का तो दिल करता ही है ना। जी, तो वो एक्सेंट वॉल बना सकते हैं। ओके, अगर कोई भी डार्क कलर यूज़ करने का दिल करता है तो दे कैन यूज़ वन पर्टिकुलर वॉल टू एलिवेट दैट ओके, एरिया। फिर उस पर हल्की मतलब लाइट्स डाल दें ताकि वो इतनी ब्राइट और इतनी मतलब ऐसा ना लगे कि वो एरिया पास आता हुआ लगता है। जो भी डार्क एरिया वो ऐसा लगेगा सीमिंगली कि हमारे पास आ रहा है। Right. इसका मैंने आपको एक रेमेडी बताई थी, या तो सारे एरिया को आप डार्क में कर दोगे तो वो एरिया सिमिलर सा लगेगा। कहाँ वॉल, कहाँ फ्लोर, कहाँ सीलिंग शुरू हो रही है हम डिमार्केट नहीं कर पाएंगे। Correct, तब भी सीमिंगली वो एरिया बड़ा लगेगा। या फिर वॉल, फ्लोर, सीलिंग सब आप बड़ा कर दें और फर्नीचर को डार्क रख लो। ओके, जैसे बाकी सारा फर्नीचर डार्क रखा, जस्ट वन पीस ऑफ फर्नीचर, जैसे एक 2 सीटर सोफा रखा। टेक्निकली हम 2 सीटर सोफा को लव सीट कहते हैं। जी, तो जस्ट प्लेस अ लव सीट इन अ वेरी ब्राइट कलर, तो वो एक एक्सेंट ऐड कर देगा, इमीडिएटली आपके रूम को एक एलिवेशन का लुक दे देगा, राइट, एंड इट विल लुक गुड। ओके। प्रेजेंट स्टूडेंट्स को मेंटोर करने का आपको सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग पार्ट क्या लगता है? दे ग्रैब वेरी क्विकली। ओके, उनकी लर्निंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है। वो थोड़े में काफ़ी कुछ समझ जाते हैं। और दूसरा है कि उनको एआई से बहुत ज़्यादा मदद मिल जाती है। हम जो कह रहे हैं, जैसे वी एज मेंटोर्स व्हाट एवर वी से टू देम, दे गो डू द रिसर्च, गूगल पे या एआई पे डाल के रिसर्च करते हैं, तो उन्हें लगता है वाओ मैम ने तो बहुत अच्छा बोला, राधा जो मैंने 1 पॉइंट बोला या 10 पॉइंट बोले वो उसमें 5 पॉइंट खुद भी ऐड करके लाते हैं। या, तो दिस इज़ द डिफरेंस, दे राइट, आर एक्चुअली डूइंग गुड। ओके। अगर आप डिज़ाइन एजुकेशन को एक एस्पेक्ट रीडिज़ाइन कर सकते हैं तो क्या होगा और क्यों? मैं ये चाहती हूँ कि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाए। क्लासरूम में, कॉलेजेस के अंदर लैबोरेटरीज होनी चाहिए, लैब्स होनी चाहिए, या ऐसा स्पेस होना चाहिए जहाँ पे बच्चे खुद कुछ क्रिएट कर सकें। ओके, जैसे कारपेंट्री वर्कशॉप्स नो डाउट आजकल लोग अपने यहाँ पे इंक्लूड करने लगे हैं। उसमें जॉइंट कैसे बनता है, वेल्डिंग कैसे होती है, सोल्डरिंग कैसे होती है, पेंटिंग बनानी है या कोई स्पेसिफिक फर्नीचर बनाना है तो कैसे बनाना है। और एक डिज़ाइन लैब होनी चाहिए जिसके अंदर अपना बच्चा, मतलब कोई भी खुद क्रिएटिव फर्नीचर, जैसे क्लास में 50 बच्चे हैं, लेट्स से 5-6 बच्चों ने मिलकर कोई बहुत क्रिएटिव फर्नीचर बनाया, उसको क्रिएटिव वे में इंस्टॉल करे। उसके साथ क्या लाइट अच्छी लगेगी, क्या कार्पेट अच्छा लगेगा, क्या वॉल डेकोर अच्छा लगेगा। वी शुड, कॉलेजेस शुड हैव अ फन ओके,
so that children know कि ये हमारा space है. This is design 2026 या this is design 2027. Yeah. Right? हर बार हम वो picture click करेंगे. We'll also know how design evolves. Right. Right? तो इस तरीके से मुझे लगता है कि इस तरीके के spaces होने चाहिए. Design studios होने चाहिए जहाँ actually बच्चे अपना design करा हुआ product रख सकें और उसे interior style कर सकें. Okay. So the last question will be that लोगों को क्या मिसकंसेप्शन है इंटीरियर डिज़ाइनर्स को लेके जो आप ब्रेक करना चाहते हैं? इंटीरियर डिज़ाइनर्स को लेके सबसे बड़ा तो मिसकंसेप्शन यही है कि आजकल हर बंदा सोचता है कि हम एक डिज़ाइनर हैं और पिंटरेस्ट से उठा करके वो काम कर भी लेते हैं. लेकिन जब हम एक डिज़ाइनर से जब कोई भी काम करवाएगा तो यू विल फील द डिफरेंस. बिकॉज जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं करते हैं काफ़ी समय, जैसे मैंने बताया कि 3 साल का या 4 साल का प्रोग्राम है, आप 4 साल में हर रोज़ 9:30 से लेके 3:30 तक पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली यू आर गेनिंग समथिंग. यू आर रीडिंग कंस्ट्रक्शन, यू आर रीडिंग सर्विसेज, यू आर रीडिंग फर्नीचर, यू आर रीडिंग बजटिंग एस्टिमेटिंग, यू आर रीडिंग बायलॉज, यू आर रीडिंग वास्तुशास्त्र, right? You're learning business management, you're learning personality, you're learning grooming skills. तो ये सारा कहीं कुछ तो पैकेज बना रहे हैं. Right, exactly. है ना? तो एक लेमैन जो लेट्स से PBA पढ़ के आया है या CA करके आया है या डॉक्टर बन करके आया है, उसको इतना डिज़ाइन फील्ड की नॉलेज नहीं होगी. जो एक बंदे ने इंटर्नशिप भी करी है, इसमें प्लेसमेंट भी करा है और इतनी सारी एग्जीबिशंस को भी एक्सपोजर लेके करा है, खुद भी क्लाइंट के घर डिज़ाइन करें. तो डेफिनेटली आई थिंक कि कहीं पे तो अपर हैंड है ना. एग्जैक्टली. एक्सपर्ट्स को अपना काम करने दीजिए. राइट. लेट द एक्सपर्ट्स वर्क. या सुपर. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल इनसाइट्स. एंड काफ़ी लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता चली होगी इंटीरियर डिज़ाइनर्स के बारे में जो शायद लोगों को पता नहीं है. राइट. मे बी. एंड आई विल होप कि लोग अब ऑन साइड आके इंटीरियर डिज़ाइनर्स को परेशान नहीं करेंगे. हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात करी है. थैंक यू सो मच. इट वाज रियली गुड बीइंग अ पार्ट ऑफ योर शो. थैंक यू मैम. थैंक्स शिवा. प्लेजर मैम. थैंक यू. ओके.